ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख ही रहा है, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब इस टॉपिक के बारे में आपको पता ही है कि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके लिए कि एक बहुत इजी टॉपिक माने जाते हैं जेई के पर्पज से, और क्वेश्चन इनसे बहुत ज्यादा आते हैं। प्लस ये है कि आप सेकंड टाइम पढ़ते हैं टॉपिक, रीजन आप केमिस्ट्री पहले ही पढ़ चुके हैं और ये फिजिक्स में वापस सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक तरफ बेनिफिशियल ही होता है कि आप एक चीज को दो बार पढ़ रहे हैं, चीजें लगभग सेम रहती हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता नहीं है, तो आपके लिए कंपेरेटिवली इजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चों मॉडर्न फिजिक्स से। तो बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले आपको पता ही है, पहली चीज मॉडर्न फिजिक्स में अपना काम क्या है पढ़ना। आपको पता है कि लाइट के दो नेचर होते हैं जो अपन जानते हैं, एक तो होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। अब वेव नेचर ऑफ लाइट आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, जैसे इससे पहले आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा। वेव ऑप्टिक्स में क्या था, लाइट का आप वेव नेचर मान के चल रहे थे। तो लाइट एक वेव नेचर की तरह वेव थी। वेव मतलब कि जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब शो कर सकता है। लेकिन अपन इस चैप्टर में मान के चल रहे हैं कि लाइट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। तो लाइट को अपन पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे अपन देखेंगे क्या लाइट के एक्चुअल में जो पार्टिकल नेचर है उसके अकॉर्डिंग इसका बिहेवियर है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों लाइट का जो प्रूफ था कि पार्टिकल नेचर है, उसके लिए लोगों ने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश करी कि एक्चुअल में लाइट का बिहेवियर जो है पार्टिकल की तरह होता है। तो इसके लिए एक सेटअप है बच्चों, बड़ा ही बेसिक सा सेटअप है, आपको आइडिया है इसका। कि यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास एक ट्यूब है जिसमें अपन ने एक फोटो सेंसिटिव मेटल की हेल्प से कैथोड को फॉर्म करा है। अब कैथोड को फोटो सेंसिटिव क्यों बनाया, ताकि उससे जो इलेक्ट्रॉन्स है बड़े इजीली निकल सके। अब हुआ क्या, यहाँ पर आपने एक विंडो ओपनिंग दे रखी है, इस विंडो के थ्रू क्या होगा, लाइट यहाँ पे आती है। ये लाइट आई। अब इसके बाद क्या होगा, लाइट है, लाइट क्या अपन मान के चल रहे हैं यहाँ पर पार्टिकल नेचर माना जा रहा है। तो अगर लाइट का पार्टिकल नेचर है तो उनके पास एनर्जी भी होगी, और लाइट में अपन मान के चलते हैं पार्टिकल को यहाँ बोला जाता है फोटोन्स। तो अपन मान के चल रहे हैं यहाँ पे लाइट के साथ फोटोन्स आते हैं। फोटोन्स क्या है, फोटोन्स नहीं, अपने आप में एक एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो उनके पास कुछ फिक्स अमाउंट में एनर्जी होती है। कितनी होती है फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिटर्न टू बी एच न्यू बोलेंगे या फिर एच सी बाय लेमडा। तो फोटोन की एनर्जी ये होती है एच न्यू या फिर एच सी बाय लेमडा। लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट और म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तब क्या होगा, आपकी जो लाइट है या फोटोन्स आएंगे, फोटोन्स गिरेंगे मेटल पे। अब मेटल्स की खासियत क्या होती है, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर के हैं, भरे पड़े, मतलब कमी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इसलिए तो बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और इंपॉर्टेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन सबके आते हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मेटल्स के पास होते हैं। तो क्या होगा, आपका जो मेटल है, मान लीजिए मेटल की सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से। अब क्या होगा, यहां से मान लीजिए फोटोन आ रहा है, सपोज करें उसकी एनर्जी एच न्यू है। अब फोटोन क्या इमेजिन कर सकते हैं आप कि एक पार्टिकल ही है, एक पार्टिकल आया और इलेक्ट्रॉन्स पे गिरा। पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन पे आके गिरेगा तो क्या होगा, कोलिजन ही होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर कहेंगे ये वेव नहीं है, अगर वेव होता तो अपन यहाँ इंटरफेरेंस वगैरह के बारे में सोच सकते थे, सुपरपोजिशन सोचते, लेकिन यहाँ वो नहीं सोचेंगे। रीजन ये है कि फोटोन जो है पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे हैं अपन यहाँ पर, तो दोनों पार्टिकल टकराएंगे, कोलिजन होगा। और कोलिजन कैसा होगा, वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो अपन यहाँ मान रहे हैं कि फोटोन जो है अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा, सारी देगा तो पूरी देगा, नहीं तो नहीं देगा, तो पूरी एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन को देगा। अब इलेक्ट्रॉन के दो तरीके हैं, या तो बाहर निकल जाए डायरेक्टली, या फिर इन सब इलेक्ट्रॉन से टकराना स्टार्ट कर दे, तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर इसके बाद बाहर निकल जाए। तो मतलब पॉसिबिलिटीज है। तो इस वजह से क्या होगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गया, वही एक इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर निकल चुके हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल एनोड पे जाएंगे। अब आपने क्या कर रखा है बच्चों, एक्सटर्नली देख रहे हैं, यहाँ पे एक आपने पोटेंशियल डिवाइडर लगा करके इनडायरेक्टली बैटरी लगा रखी है। देख सकते हैं बच्चों, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, इस प्लेट का नेगेटिव। अब इस प्लेट का हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव पोटेंशियल से फायदा क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव है, उसको दिखेगी पॉजिटिव प्लेट, वो दौड़ के जाएंगे। और दौड़ने की वजह से क्या होगा, जो अगर आपने मान लीजिए वी वोल्ट देख सकते हैं, अगर रीडिंग आपकी वी है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ईवी वोल्ट यानी कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ईवी से इंक्रीज हो जाएगी, अगर आपने एक बैटरी लगा रखी है तो। मान लीजिए आपने बैटरी लगाई नहीं होती तो क्या होता, अब ये ईवी एनर्जी तो नहीं आती, लेकिन कुछ तो इलेक्ट्रॉन होते जिनके पास एनर्जी होती, तो क्या होता, वो यहाँ पे जाते,
तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला, खुद की एनर्जी की वजह से वो एनोड पे चला गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एनोड में गया तो वो सर्किट में फ्लो करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेगा तो करंट अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने स्टार्ट करता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ये करंट जो है किसी बैटरी की वजह से फ्लो नहीं कर रहा, ये करंट फ्लो कर रहा है ये जो लाइट आपने गिराई उसकी वजह से, फोटोन्स के आने की वजह से। तो इसीलिए जो करंट है इसका नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको अपन फोटो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। चैप्टर 12 में अपन फोटो करंट बोलेंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट आप मान के चलिए, उसी की बात हो रही है। तो ये पहला प्रूफ था जहां पे बच्चों आपको पता चलेगी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है या फिर इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से पता चला कि लोगों को कि लाइट जो है एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। तो फिर यहाँ से लोगों को डिसाइड हुआ कि एक पार्टिकल भी है लाइट, एक वेव भी है। तो फाइनली लोगों ने बोला कुछ नहीं, इसका डुअल नेचर है, जब मन करे वैसा इसका बिहेवियर होता है जैसे इसको जरूरत पड़ती है। चलिए इस पर आगे देखते हैं। ठीक है, अब बाहर तो निकल गई, अब इलेक्ट्रॉन जो है बाहर तो आ गया आपका। अब बच्चों क्या हुआ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, फोटोन आया एच न्यू एनर्जी का। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इसकी एनर्जी लेता है, फोटोन से जो आई हुई एनर्जी ले ली इसने, मान लीजिए, अब क्या होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बिना कुछ करे चुपचाप अंदर, कोई कोलिजन नहीं करा, इसने बिल्कुल ईमानदारी से ये बिल्कुल डायरेक्ट बाहर चला गया। अब ऑब्वियसली बच्चों ये तो ऑब्वियस है कि अगर डायरेक्ट बाहर जाना इतना आसान होता मेटल से तो हर कोई बाहर जाता। तो जनरली क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल से बाहर निकलना होता है तो उसको कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी अपनी मेटल को देनी पड़ती है और कुछ एनर्जी कम करके वो बाहर निकल जाता है। इस तरह मान के चलिए कि इसको इससे बाहर निकलना है तो अपनी कुछ एनर्जी मेटल को देगा और फिर वो एनर्जी इसको देके बाहर निकल जाता है। अब ये एनर्जी कितनी होती है, क्या नाम है इसका, होता है वर्क फंक्शन, फाई के इक्वल बोलते हैं। ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल पे डिपेंड करता है वर्क फंक्शन, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये मेटल की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अब क्या हुआ, एच न्यू एनर्जी आई, फाई एनर्जी इसने बाहर निकलने से पहले ही खर्च कर दी, मेटल को दे दी ताकि बाहर निकल सके। तो बची कितनी एनर्जी, एच न्यू माइनस फाई। तो ये एनर्जी इसके पास बची, और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है तो किस फॉर्म में अपेयर होगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म। तो ये सारा एनालिसिस जो आइंस्टीन ने बताया था हमें, और ये जो इक्वेशन बनती है जो काइनेटिक एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आता है उसकी वैल्यू होती है एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा कुछ भी नहीं है आपका, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, और फाई क्या है, वर्क फंक्शन, जितनी एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन में बाहर निकलने में खर्च कर दी। तो मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल ये लेके आया 50 जूल की एनर्जी के साथ, ने बोला मेटल ने अगर बाहर निकलना चाहते हो मेरे से तो 10 जूल एनर्जी दो। तो क्या हुआ, 50 जूल एनर्जी लेके आया, इलेक्ट्रॉन ने 50 ली, 10 को दी, तो बाहर इनडायरेक्टली 40 जूल एनर्जी निकलेगा, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। तो इस तरह से वो बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड्स हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नाम में क्लियर है, थ्रेशोल्ड मतलब कुछ एक लिमिटिंग क्वांटिटी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिससे ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी की लाइट पहुंचाओगे तभी आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, वो बोलेगा देखो अगर मेरे पास एनर्जी फाई यानी कि वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होने की वजह से क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो अगर आपकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एच म्यू, मान लीजिए आपकी एनर्जी ऑफ लाइट जो आई, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन हो जाए तो क्या होगा, आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा खुशी खुशी। अगर मान लीजिए उसकी एनर्जी, मान लीजिए इसको बोला मेटल की मुझे 10 जूल एनर्जी चाहिए अंदर बाहर निकलने के लिए, लेकिन जो फोटोन आया वो 5 जूल का आया, तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं बाहर नहीं जा सकता। तो एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा ही होगी तभी आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो उसकी जो एनर्जी है फोटोन की वो एटलीस्ट 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप यहां से देख सकते हैं एच म्यू टी एच इक्वल टू एच म्यू माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कुछ नहीं है, जैसे आपको पता है फ्रीक्वेंसी को क्या ले सकते हैं, सी बाय लैम्डा। तो आप कुछ मत करिए, एच सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड कर दीजिए, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी लैम्डा थ्रेशोल्ड की वो आ जाएगी आपकी लेस देन इक्वल्स टू एच सी बाय 5 के इक्वल। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आनी होगी लैम्डा थ्रेशोल्ड। लेकिन उल्टा याद रखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट अलग है और वेवलेंथ का अलग है। मतलब आपकी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी तभी आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन आपकी जो वेवलेंथ है वो अपनी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे कम होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जितनी कम वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा एनर्जी होती है, और उस कंसेप्ट पे ये डायरेक्टली रिजल्ट आता है। तो इन दोनों इससे ज्यादा इससे कम होगी तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
चलिए अब कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड है ग्राफ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी बुक देखेंगे, और जेई को बड़ा पसंद है ग्राफ के बारे में पूछना, तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ जो है इनडायरेक्टली आपकी जो प्रैक्टिकल अभी अपन ने देखा उससे ही रिलेटेड के ग्राफ से। तो क्या होगा, पहली चीज वेरिएशन ऑफ करंट विद इंटेंसिटी। यहाँ पे ये आई फोटो करंट, ये है इंटेंसिटी। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना पड़ेगा, इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है। जैसे वेव में आप क्या जानते हैं, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली एनर्जी से रिलेटेड मानते हैं। वहां पे इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब एनर्जी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर मिनट टाइम। लेकिन यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट। यहाँ पे आपका जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का मतलब माना गया है, इंटेंसिटी का मतलब होता है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है। तो आपके अगर फोटोन ज्यादा आ रहे हैं तो इंटेंसिटी ज्यादा है। मतलब आपने बोला मैंने इंटेंसिटी मान लीजिए 10 से 20 यूनिट्स कर दी, तो आपके इनडायरेक्ट बोल सकते हैं अपन फोटोन्स डबल हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो मान लीजिए इंटेंसिटी आपकी 10 वाट पर मीटर स्क्वायर थी, मैंने उसको 20 वाट पर मीटर स्क्वायर कर दी, तो इनडायरेक्टली आपके नंबर ऑफ फोटोन मान लीजिए पहले 1 लाख आ रहे थे, तो फोटोन 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे। एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मेन चीज इंटेंसिटी इज ओनली गिविंग अस द नंबर ऑफ फोटोन्स व्हिच आर प्रेजेंट। ये एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। एनर्जी फिक्स है अगर आपने सोर्स ऑफ लाइट फिक्स रखा है। तो यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी इज जस्ट नंबर ऑफ फोटोन्स। अब बड़ा ही लॉजिकल है बच्चों, ये पहला ग्राफ देखिए, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आ रहे हैं। अगर 1 लाख फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो ज्यादा करंट। तो लॉजिकल ये है कि ज्यादा फोटोन्स आएंगे यानी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं अपन, तो करंट को बढ़ना चाहिए भी। तो बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ में से एक है अपना। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग। अपने को देखना है फ्रीक्वेंसी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ। तो ये भी बहुत इजी सा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है पहले वो समझ लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ये होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, जैसे अपनी ट्यूब थी, ये फोटो सेंसिटिव मेटल कैथोड एंड एनोड। अब क्या होता है, फोटोन्स आए, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन गया 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 गया। अब मान लीजिए बच्चों जो आपने क्या बैटरी लगा रखी थी यहाँ पर। अब देखिए बच्चों बैटरी का कनेक्शन मैंने थोड़ा अलग तरीके से करा है। यहाँ पर बैटरी में कनेक्शन देखेंगे बच्चों, जिस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं अपन, इस प्लेट को काम था इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना, उसका देख सकते हैं बच्चों मैंने नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया है। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्लेट का पोटेंशियल भी नेगेटिव, मतलब वो रिपल्शन फील होगा। तो अगर आप कितना वोल्टेज लगा दें, वी नॉट जिसको स्टॉपिंग वोल्टेज बोला जाता है, इतना वोल्टेज लगा दो कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर वो भी यहां ना पहुंचते वो जस्ट इधर गिर जाए, मतलब प्लेट तक ना पहुंचा, प्लेट के पहले ही गिर जाए, तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक वो ही नहीं पहुंच पाया, तो उससे कम काइनेटिक तो पहुंचेंगे ही नहीं, कुछ ही नहीं उनका। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट पे नहीं पहुंचा, तो सर्किट में कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, तो करंट नहीं होगा। तो जिस पोटेंशियल को लगाने की वजह से आपका फोटो करंट जीरो होता है, उसी को बोल देते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ। अब अपने को पता है किसको रोकना है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को रोको। तो जब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को रोकना होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स को मैं कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा आपका एच न्यू माइनस 5, और इसको लिख देते हैं ईवी नॉट, जो काइनेटिक एनर्जी अपन ने सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दी। तो यहां से देख सकते हैं बच्चों वी नॉट का आता है एच सी बाय एच न्यू बाय ई माइनस 5 बाय ई। अब देखें बच्चों यहाँ पे आपका जो ग्राफ है, ये वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप h बाय e है और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो ये जो स्लोप दिख रहा है बच्चों स्ट्रेट लाइन का h बाय e होगा, और ये नीचे जाएगा तो आप देख सकते हो नेगेटिव इंटरसेप्ट देगा भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स में से एक माना जाता है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये भी अपना लॉजिकली समझने वाला ग्राफ है। क्या है देखिए, यहाँ पे दो इंटेंसिटीज के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। अब मान लीजिए इंटेंसिटी बढ़ाए, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, आपने नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए। अगर फोटोन ज्यादा आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो आपका करंट भी ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये सैचुरेट करंट जो है, फोटो करंट जिसको देख रहे हैं, पहले केस में जिसमें इंटेंसिटी कम थी उसमें करंट कम है, और जिसमें आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी उसमें सैचुरेशन करंट ज्यादा आ भी रहा है। तो रीजन बड़ा लॉजिकल है, मतलब आपने ज्यादा फोटोन भेजे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा करंट। हाँ, लेकिन आपको पता है इंटेंसिटी का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एनर्जी नहीं होता है। तो आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो, फोटोन एनर्जी फिक्स रखी गई है। तो एनर्जी फिक्स है, तो आप देख सकते हैं एनर्जी फिक्स मतलब जो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स, तो जो रोकने वाला है विच इज वी नॉट, ये भी फिक्स रहता है। तो आप इंटेंसिटी चेंज करें उसके बाद सैचुरेशन करंट चेंज होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है।
नेक्स्ट एक और ग्राफ आता है यहाँ पर बच्चों, ध्यान से देखिए। ये ग्राफ बता रहा है फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। इस बार अपन ने क्या इंटेंसिटी चेंज करी थी, इस बार फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं है ना, एनर्जी चेंज नहीं है, उल्टा कर रहे हैं। इंटेंसिटी फिक्स रख के फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा देखिए बच्चों, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, एच न्यू माइनस फाइव। तो जितनी ज्यादा फोटोन की एनर्जी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और जितना ज्यादा तेज काइनेटिक एनर्जी चल रहा होगा कोई इलेक्ट्रॉन, उसको रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा आपको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही ग्राफ बता भी रहा, देखिए फ्रीक्वेंसी म्यू थ्री सबसे ज्यादा है यहाँ पर, तो उसको रोकने के लिए जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा है, देख सकते हैं सबसे ज्यादा है बी, और जिन पे आपको फ्रीक्वेंसी सबसे कम, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम होता भी है। तो बड़े ही ग्राफ सारे लॉजिकल हैं, इनको बिल्कुल याद रखने वाली चीजें हैं, समझ के याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें रेडिएशन प्रेशर जिसको बोलते हैं, यानी कि जो रेडिएशन होते हैं, लाइट अपने ऊपर गिरती है तो वो कितनी फोर्स लगाती है। पहली चीज तो फील होता है क्या लाइट एक्चुअल में हमारे ऊपर फोर्स लगाती है क्या। जब लाइट मान लीजिए आपने घर में अपने ट्यूबलाइट चला रखी है, तो ऐसा तो होता नहीं कि अपने ट्यूबलाइट या एलईडी बल्ब जला रखे हैं तो हम पे को ऐसा लगता है कोई फोर्स लगा रहा है। एक्चुअल में लग तो रही है, लेकिन वो इतनी वीक होती है ना कि आप फील ही नहीं कर पा रहे। मतलब आप चाहें तो की वजह से, मान लीजिए अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, बहुत हल्का ऑब्जेक्ट लूंगा, मान लीजिए आपने एक मिरर लिया, ये मिरर है, मान लीजिए 10 ग्राम का, बहुत कम वेट मान के चलते, तो आप चाहें तो इसके नीचे लाइट सोर्स लगा करके आप चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं लाइट से। तो हो सकता है रीजनिंग है, फोटोन जा रहे हैं, फोटोन्स टकरा रहे हैं, और टकराने की वजह से जो फोर्स लगती है प्लेट पे, उसके वजह बैलेंसिंग होती है, लेकिन फोर्स बहुत कम होती है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ केसेस आते हैं इसमें बच्चों रेडिएशन प्रेशर के, वो डायरेक्ट अपन देखेंगे। पहला केस क्या है, एब्जॉर्प्शन 100% है, रिफ्लेक्शन 0, कोफिशिएंट नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन 100, रिफ्लेक्शन 0। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, सारे ही फोटोन्स आए एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो इमेजिन करिए कि इनका मोमेंटम कुछ था mv, तो फाइनल तो 0 हो गया, सारे एब्जॉर्ब हो गए, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया ओनली mv। तो जो फोर्स आती है, प्रेशर आता है यहाँ पे रेडिएशन का, वो आता है I by C। फोर्स निकालनी है तो प्रेशर को लिखते हैं फोर्स बाय एरिया, से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एरिया डायरेक्टली आ जाता है, मतलब फोर्स डायरेक्टली आ जाएगी। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन बच्चों 100% है, लेकिन एब्जॉर्प्शन 0 है। मतलब mv से आया और mv से चला गया, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2mv, तो चेंज इन मोमेंटम डबल, तो फोर्स डबल और प्रेशर भी डबल। देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट जो है I by C, 2I/C डबल हो भी जाता है। नेक्स्ट है, अब रिफ्लेक्शन जो है बच्चों 100 भी नहीं है ना 0 है, दोनों कुछ है, मान लीजिए 50%, मतलब R की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो उस केस में डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखेंगे, I इंटू 1+R/C। रिफ्लेक्शन को भी बोलता है कि जान लो जी, ये बोलता है रिफ्लेक्शन 30% है, तो आप R की वैल्यू 0.3 रख दीजिएगा, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब आप इन दोनों को वेरीफाई भी कर सकते हैं। R की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये फॉर्मूला, R की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला क्रिएट हो भी जाता है। नेक्स्ट आता है थोड़ा सा अच्छा केस, यही है जिसको बोल सकते हैं इनके कंपेयर में, जब लाइट आपकी पहले तो यहाँ परपेंडिकुलर आ रही थी, लेकिन इस बार एंगल पे आ रही है। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, रिजल्ट है, अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑब्वियसली R मान के चल रहे हैं, थर्ड का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो उस केस में देखिए ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो फैक्टर आता है cos स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्ट आगे डेरिवेशन से आता है। तो आप अभी तो याद रख लीजिए, आपने डेरिवेशन कर रखा होगा, आपके नोट्स में आपको पक्के से मिलेगा। तो ये आता है आपका जब किसी एंगल पे आती है लाइट, तो ठीक है। तो ये रेडिएशन प्रेशर है, काम की चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला से अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव। अब बच्चों आपने अभी अपन क्या बात करी थी थोड़ी देर पहले ही, कि एक लाइट जो है या तो पार्टिकल भी हो सकती है या वेव भी हो सकती है। तो डी ब्रोगली का कहना यह था कि आप लाइट के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसमें मतलब लाइट ही अगर पार्टिकल भी है वेव भी है, तो इस तरह से कोई भी मैटर है, मैटर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। तो मैटर का मतलब होता है जिसके पास मास है, जैसे हम है, हमारे पास भी मास है। तो इसके अकॉर्डिंग डी ब्रोगली ने बोला कि जो भी ऑब्जेक्ट मैटर है वो भी वेव बन सकता है। तो लोगों ने बोला कि आज तक तो हम जानते थे कि पार्टिकल है, लेकिन उसने बोला वेव है। तो फिर उसके बाद पूछा जाता है कि डी ब्रोगली से उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो डी ब्रोगली ने बोला कोई भी पार्टिकल है अगर मास m का v स्पीड से चलता है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का उसने फॉर्मूला दिया h/mv। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजन इससे बहुत क्वेश्चंस आते रहेंगे। अब इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, देखिए mv तो आपका हो गया मोमेंटम। अब मोमेंटम के बहुत सारे फॉर्मूले अपने को याद है, जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, तो आप चाहें तो मोमेंटम की जगह रख देंगे 2mk। मोमेंटम की जगह रखा, ये मोमेंटम है, इसकी जगह रख दिया मैंने 2√2mk, तो ये रिजल्ट बन गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है,
काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, मान लीजिए आपने कोई चार्ज है Q, उसको V वोल्ट से एक्सेलरेट कराया रेस्ट से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर QV के इक्वल। तो आप चाहें तो √2m की जगह रख देंगे √2m, और ये हो गया QV। V इज अ वोल्टेज जिससे आपने इसको एक्सेलरेट कराया है। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ऊपर जो H लिखा हुआ इसकी वैल्यू फिक्स है। तो अब जब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं तो ये रिजल्ट आता है √150/V। V की वैल्यू रखें, आपको डायरेक्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाती है। याद रखिएगा ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड फॉर्मूला है, बाकी सबके लिए फिर अपन अलग अलग रखेंगे, रीजन मास और चार्ज सबका अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बच्चों उसकी आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो डी ब्रॉगली ने जो फॉर्मूला दिया था उससे अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालते हैं फॉर अ सर्टेन वोल्टेज तो वो कुछ आती है। फिर इसको वेरीफाई करा, लोगों ने बोला कि एक्चुअली क्या सही है। तो कुछ साइंटिस्ट थे डेविसन एंड जर्मर, तो उन्होंने इसको वेरीफाई करा था और फाइनली प्रूफ करा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है, जिसको अपन पार्टिकल की तरह मानते आते हैं। इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो लोगों ने बोला यार इसका मतलब ये डी ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस दिया था एक्चुअल में करेक्ट है। तो ये थ्योरी, लेकिन आपको जो मेन चीज इसमें याद रखनी फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला। फिर इसके बाद के का मैनिपुलेशन रूप भी आप करना चाहें, के को आप चाहें तो क्यू भी लिख दीजिए। ये हाँ, इसके लिए गैसेस के लिए भी अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे आपको पता ही अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी 3/2 kBT, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अब मुझे पता है यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ वो 1/√k है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ओवर ऑफ टेम्परेचर। तो वो क्या कर सकता है, किसी टेम्परेचर आपको वेवलेंथ दे देगा, दूसरे टेम्परेचर वेवलेंथ पूछ सकता है डी ब्रोगली। इंपॉर्टेंट याद रखिए टेम्परेचर जो है केल्विन में रखना है। बहुत बार क्या होता है एग्जामिनर जो है जेई वाले क्या करते हैं डिग्री में आंसर क्वेश्चन में देते हैं और अपन डिग्री रख देते हैं, आंसर वगैरह सारे गलत आ जाएंगे और पहला ऑप्शन भी वही रहता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर जो है केल्विन में सब्स्टिट्यूट करा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें ही अब फोटो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट खत्म होता है। उसके आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, लगभग सेम ही चीज आती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग चीजें भी आएंगे यहाँ पर। अब बोर के जो बच्चों पोस्टुलेट से, पोस्टुलेट मतलब जो एजम्पशन मान के चलते हैं, इससे पहले जो मॉडल आया था बोर्स के पहले था वो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाला, अगर आपको आइडिया हो तो उसका मेन फेलियर क्या था, जो रदरफोर्ड था ये समझा नहीं पा रहा था कि जो जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर रिवॉल्व कर रहा है तो हमेशा आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल जो है वो क्या एमिट करता है, ईएम वेव। तो ईएम वेव एमिट करते करते इसको धीरे धीरे क्या एनर्जी कम होते होते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने बोला ऐसा तो होता नहीं है। असली में देखा जाए तो न्यूक्लियस सर्वाइव कर रहा है, सारी दुनिया में अपने एटम सर्वाइव करते हैं, ऐसा तो है नहीं एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर बोर ने बोला ऐसा नहीं है, उसने बोला कि जो ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन की जिसमें वो रोटेट करते हैं, वो ऑर्बिट ऐसे स्टेबल एनर्जी के ऑर्बिट होते हैं उसमें जो है वो ईएम वेव्स रेडिएट करता ही नहीं। बड़ा अजीब पोस्टुलेट, लेकिन ठीक है बोर ने बोला तो ठीक था। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या आता है बच्चों कि जो एनर्जी रेडिएट करता है बाहर इलेक्ट्रॉन, कौन से में कब करता है, मतलब जब डी एक्साइटेशन जो एक प्रोसेस बताया था उसने, तो उसने बोला एनर्जी होती है H nu इक्वल्स टू E2/1। मतलब कि अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों 2 वाले से 1 आता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे आया, कोई स्टेट से नीचे आता है, तो जो एनर्जी रिलीज करता है फोटोन के फॉर्म में एनर्जी का, आपको पता है एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी को अपन क्या मान रहे हैं फोटोन ही है इनडायरेक्टली। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कुछ नहीं होती है E2 माइनस, मतलब इन दोनों के ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस होता है, और वही जो है H nu के इक्वल करके आप इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो चाहे फाइंड कर सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इसके अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है अपने इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अबाउट विच इज MVR, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है NH यानी कि H/2 पाई का इंटीग्रल, इसलिए उसको अपन NH/2 पाई लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स में, ये लगभग हर क्वेश्चन में जो अच्छे बनते हैं, हाइपोथेटिकल मॉडल जो बनाए जाते हैं क्वेश्चंस में, वहां पे ये पोस्टुलेट हमेशा वैलिड माना जाता है। अब इन जब पूरी पोस्टुलेट्स की थ्योरी को फाइनली आप जब सॉल्व करते हैं, और जब डेरिवेशन के थ्रू, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बच्चे जरूर देखिएगा अपने नोट्स में, कहीं इनसे अगर हाइपोथेटिकल कोई नया मॉडल बनाता है बोर्स के अलावा तो उसमें डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो उसमें क्या होगा बच्चा, आप जब सॉल्व करेंगे रेडियस, वेलोसिटी और टोटल एनर्जी की वैल्यू ये आती है।
किसको सॉल्व करेंगे? देखिए आपको पता है कि अगर कोई न्यूक्लियस है उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, इसको कर देते हैं अपन k इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू न्यूक्लियस का चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर विच इज कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स को अपन ने कर दिया यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। तो यहाँ से एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है mvr इक्वल्स टू nh/2 रेडियस और वेलोसिटी, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करके सारी वैल्यूज आ जाती हैं। एन पता ही आपको ऑर्बिट नंबर है, जेड जो है एटॉमिक नंबर हो जाता है। हाँ इसमें देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज की बने, रेडियस जो है ध्यान रखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है, और टोटल एनर्जी जो होती है इंपॉर्टेंट नेगेटिव होती है, और याद रखना वो मास के प्रोपोर्शनल होती है सिंगल पावर। अब इसका यूज कहाँ आता है? क्वेश्चन सॉल्विंग में बच्चों इनका यूज आता है जब आप न्यूक्लियस के मास को कंसीडर करते हैं। न्यूक्लियस के मास मतलब उसके मोशन को कंसीडर, मास तो हमेशा ही कंसीडर करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस भी एक्चुअली मूव करता है। तो अगर न्यूक्लियस के मोशन को कंसीडर करा जाए तो उस केस में क्या होता है, आपको न्यूक्लियस जो है आपका वो और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही अपने चल रहे हैं। तो उस केस में मानते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अपने सेंटर ऑफ मास के बाद रिवॉल्व करते हैं। तो आपका न्यूक्लियस भी रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी रोटेट कर रहा है, तो दोनों चीजें मिलती चल रही हैं तो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो इस केस में अपन कुछ नहीं, रिड्यूस मास का कंसेप्ट लगाते हैं। रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, आपने एसएचएम चैप्टर में पढ़ाई है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। मान लीजिए आपने रिड्यूस मास कैलकुलेट करा, जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पे पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रोनियम सिस्टम का, मतलब कि एक जहां पे एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर रिवॉल्व करते हैं। कैसे? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है E माइनस और इसका एंटी पार्टिकल E प्लस, ये दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो बच्चों देखिए दोनों के मास सेम, तो आप रिड्यूस मास की वैल्यू निकालेंगे m इंटू एम अपॉन 2m। तो रिड्यूस मास आता है m/2, मास आधा तो रेडियस डबल, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखिए ऑर्बिट के रेडियस डबल हो जाएंगे यहाँ पर इस केस में, और जो एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, आधी। तो जो सारे ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी को आप डायरेक्टली हाफ कर सकते हैं। कैसे देखते हैं भी आगे। तो एक्चुअल में याद रखिए ये सारे फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से एक ही फॉर्मूले, इनके बिना चैप्टर स्टार्ट नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहले तो कुछ ऑर्बिट्स हैं, हाइड्रोजन के लिए ही है अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो भी हाइड्रोजन है अपना उसके लिए जो एनर्जी है उनकी मैंने याद लिखी, ये सारी याद होनी चाहिए, प्लस जो कुछ डिफरेंस होता है ऑर्बिट्स के बीच में वो भी याद होना चाहिए। कैसे? पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 याद होनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए। कैसे आया? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और बाय हाइड्रोजन के लिए Z1 हो गया, n स्क्वायर की वैल्यू रखें 1 तो पहले आती है -13.6। सेकंड ऑर्बिट के लिए होती है -3.4, थर्ड की -1.51, फोर्थ की 0.85 और फिफ्थ वाले की जो होती है वो होती है -0.54। ये 5 वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, इससे क्या क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, बहुत काम यूजफुल भी है। और एक और, पहला ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है आपका 10.2, फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस होता है 12.09, और ये होता है 12.75 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और फोर्थ की। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए, नहीं याद है तो इनको याद रखना, विषय स्टार्ट कर दीजिए, बच्चों याद हो जाएगा तो आपको जेईई मेंस एग्जाम वाला बड़ा फायदा देगा, इसमें आपको क्वेश्चन बड़ी स्पीड में सॉल्व करवाएगा। ठीक है, तो बच्चों पहला पार्ट आता है इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन ने जान लिया, वो रहता है अपने ग्राउंड स्टेट में। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो सब स्टेबिलिटी के लिए ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं। मान लीजिए आपका एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं यहाँ पे, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर फोटोन के थ्रू अपन एक्साइटेशन करेंगे, पहला केस। एक और आता है बच्चों एक्साइटेशन बाय कोलिजन, कोलिजन थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अभी अपन फोटोन की हेल्प से अपन एक्साइटेशन का काम स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस क्या आता है, ये आपके बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं ग्राउंड स्टेट में है, n=1 में आपका इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर फोटोन आया। अब फोटोन आ तो गया, अब फोटोन क्या करेगा, फोटोन से एनर्जी लेनी इलेक्ट्रॉन को या नहीं लेनी, वो डिपेंड करता है फोटोन के पास एनर्जी कितनी है। मान लीजिए ये फोटोन के पास एनर्जी जो है, मान लीजिए पहले केस ऐसा होता है कि उसमें एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेके आया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों देखिए अब इलेक्ट्रॉन को क्या है, वो बोलेगा मुझे 1 से 2 जाना है, तो एनर्जी चाहिए 10.2 की, एटलीस्ट चाहिए, इतनी तो चाहिए मुझे। तो बोलेगा 10 है, तो बोलेगा इस इलेक्ट्रॉन को ले, इस फोटोन को लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई एक्साइटेशन नहीं होता है, तो एक्साइटेशन नहीं होगा। तो फिर माइंड में आता है एक्साइटेशन कब होगा, क्या 10.2 से ज्यादा 10.3 देंगे तब होगा? नहीं, अगर जो फोटोन है, ये जो फोटोन आया ये एग्जैक्ट
अमाउंट ऑफ एनर्जी, एग्जैक्ट डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आता है, मतलब या तो 10.2 लेके आए या 12.0, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं 12.09 या 12.7। अगर इन तीनों में से या इनसे जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है ऑर्बिट्स की एनर्जी, अगर इतनी एनर्जी लेके एग्जैक्टली आता है फोटोन, तभी आप यहाँ पे एक्साइटेशन करा पाएंगे। मान लीजिए फोटोन जो है 12.09 एनर्जी लेके आया, तो इलेक्ट्रॉन को क्या दिखेगा, लेनी है तो याद रखना, भी लेंगे तो पूरी एनर्जी लेंगे इलेक्ट्रॉन की, फोटोन की नहीं तो नहीं लेंगे। अब क्या हुआ, फोटोन आया इस इलेक्ट्रॉन देगा 12.09, तो सीधे वो n = 3 पे जंप कर जाएगा। और याद रखिएगा ये एक्साइटेड स्टेट चला तो गया है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होते, तो ये फट से नीचे भी आता है, बिल्कुल स्पीड में आता है, ऐसा नहीं बहुत टाइम 1-2 साल लगता है, नैनो सेकंड्स का प्रोसेस होता है, बिल्कुल स्पीड में आता है सारा काम। तो होगा क्या, ये पहला हुआ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन, पहला तरीका। दूसरा, अब बच्चों एक पॉसिबिलिटी होती है, जैसे ये इनफाइनाइट वाला शेल मान लेते हैं जिसकी एनर्जी लगभग 0 है, तो आपको रियलाइज होगा ये सर इनफाइनाइट वाला 0, 1 वाली -13.6, तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ग्राउंड स्टेट और सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस 13.6 है। तब क्या होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन को अगर इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो डायरेक्टली बाहर ही निकल सके, तो खुशी खुशी बाहर जाएगा। तो क्या करना है, अगर आपके पास जो लाइट आई इस तरह से, अगर मान लीजिए उसके बाद एनर्जी ग्रेटर देन 13.6 है, तो कुछ नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर निकल, 13.6 कुछ भी एनर्जी दो, कोई एग्जैक्ट डिस्क्रीट की जरूरत नहीं है। डिस्क्रीट जरूरत कब होती है, इनके बीच में जो एक्साइटेशन अंदर ही अंदर रखते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को मौका मिले बाहर निकलने का, जिसको आयनाइजेशन बोलते हैं, तो जितनी भी एनर्जी अगर 13.6 से ज्यादा लाके दोगे, वो इजीली एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाएगा। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुआ एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन का। ठीक है बच्चों, एक्साइटेशन हो गया, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुका है, अब नीचे आएगा। अब नीचे आने के टाइम मैंने पहले देखा था पोस्टुलेट नंबर 2, उसमें बोला था जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो कुछ एनर्जी वो क्या करता है, अपनी एनर्जी जो है फोटोन के फॉर्म में रिलीज करता है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसके पास। तो उस केस में आपको बच्चों आइडिया है ही सारी चीजों का। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फाइनल लैंडिंग 1 पे करता है n=1 ऑर्बिट में, तो उस लाइन को बोलते हैं लाइमन सीरीज। अगर फाइनल लैंडिंग 1 पे, किसी की फाइनल लैंडिंग इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन में सेकंड में है, तो उसको बाल्मर, 3 में पास्चन, ऐसे ब्रैकेट एंड पी फंड, ऐसे सारी सीरीज होती है। बड़ा आइडिया आपको याद है। लाइमन सीरीज जो है वो किस में लाई करती है, अल्ट्रावायलेट, बाल्मर होती है विजिबल, ये सारी जो है ये अल्ट्रावायलेट में चली जाती है। तो मेन बाल्मर का ध्यान रखने वाली चीज है, विजिबल रीजन में लाई करता है। अब यहाँ पे बच्चों आता है रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, जो यहाँ पे डी एक्साइटेशन हुआ उसमें जो फोटोन है, जो फोटोन रिलीज होता है उसकी वेवलेंथ क्या होगी उसको बताता है। तो 1/λ इज r इन z² इंटू 1/n1² इंटू n2। n1 क्या है, जहां पे फाइनल लैंडिंग करी, n2 जहां से आया है। ये फॉर्मूला ऐसे एक्चुअल बताएं तो बहुत कम काम आता है, फिर इसके बिना भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। रीजन क्या, रिडबर्ग फॉर्मूला इसमें जो है जनरली जेई ने क्वेश्चन जो आज तक पूछे हैं जेई मेंस में या एडवांस में दोनों में आते हैं क्वेश्चन, और वो जनरली रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। रेशियो मतलब वो बोलेगा कि मान लीजिए 7 से 1 आया एक फोटोन इलेक्ट्रॉन, उससे वेवलेंथ ऑफ लाइट रिलीज करी, तो पूछते हैं कि बताओ कोई 1 से 2 आया तो क्या होगा, तो आप कुछ मतलब वैल्यू रखिए, रेशियो लीजिए, आंसर मिलेगा। आर उस केस में फट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसमें आर की वैल्यू काम ही नहीं आता। दूसरा तरीका क्या होगा, मान लीजिए अपन ने पहले ही पोस्टुलेट देखा था, कोई ऑर्बिट की एनर्जी मान लीजिए 13.6 से और वो आ रहा है -3.4 वाले से, आप कुछ मत करिए, एनर्जी का डिफरेंस लीजिए का, उसको डायरेक्टली h/λ कर दीजिए, डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। तो ये फॉर्मूला वगैरह डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू स्टेट सारी याद रहती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों की, जब डी एक्साइटेशन होता है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब कि कितने, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसे ग्राउंड में आया, मतलब देखिए 7 से बनाने के लिए 1 2 3 ट्रांजिशन करे, ऐसे और भी रास्ते हैं। तो जो नंबर ऑफ यूनिक या स्पेक्ट्रल लाइंस रिलीज करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आने में, हायर एक्साइटेड स्टेट से, वो होता है Nc2। याद रखिएगा इंपॉर्टेंटली, ये जो फॉर्मूला है तब काम का है जो आपका कोई जो भी सेटअप है उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। मान लीजिए एक एटम है, तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन नीचे आने के एक ही रास्ता चूज कर सकता है, ऐसे नहीं मल्टीपल रास्तों से आ सकता है। Nc2 का फॉर्मूला तब बोलेगा जब क्वेश्चन में एग्जाम बोलता है कि अ सैंपल ऑफ अ गैस या सैंपल अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस, सैंपल अमाउंट मतलब बहुत सारे एटम्स होंगे, तब ये रिजल्ट लॉजिकल है। अगर एक एटम है तो ये सब यूजलेस है, वो एक ही रास्ते से आ जाएगा, जो भी होना होगा फुल क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। हाँ देखिए, एक्साइटेशन देखा, डी एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन का एक और तरीका होता है एटॉमिक कोलिजन। तो कोलिजन में क्या होता है, या तो बच्चों लॉस इन जो काइनेटिक एनर्जी होता है,
आपको पता है कोलिजन कितने टाइप के होते हैं, इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। अगर इनमें क्या होता है, इलास्टिक में तो कोई लॉस होता ही नहीं है, इन इलास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक में लॉसेस होते हैं, और परफेक्टली इन इलास्टिक में सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, परफेक्टली इन इलास्टिक में सबसे ज्यादा लॉस होगा आपका। तो उसमें अगर जो लॉस हो रहा है कोलिजन में, अगर आप उस एनर्जी का यूज करके एक्साइटेशन कराएं तो पॉसिबल। कहीं देखिए एक्साइटेशन में क्या चाहिए आपको, एनर्जी ही चाहिए। तो जहां एनर्जी मिलेगी वहां पे एक्साइटेशन क्लियरली हो सकता है। अब देखिए एटॉमिक कोलिजन में क्या हो रहा है, जो भी एनर्जी लॉस है उसको अपन देखेंगे। इसमें भी दो केस क्रिएट कर सकते हैं आप। पहला, अगर इलेक्ट्रॉन के थ्रू आप एक्साइटेशन कराएंगे, जैसे मान लीजिए जैसे इस केस में मैंने क्या लिया है, एक न्यूट्रॉन है या की कोई भी हाइड्रोजन एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में उस आके टकराता है, लेकिन मान लीजिए इसकी जगह आपका इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम है और यहाँ इलेक्ट्रॉन आके टकराता है। तो इलेक्ट्रॉन का बच्चों के मास बहुत कम होता है और हाइड्रोजन एटम का कंपेयर बहुत ज्यादा मास है। तो ये तो वही केस हो गया, जैसे आप मान लीजिए एक बहुत बड़ी सी वॉल है, उस पर जाके एक बॉल मारी, तो वॉल को तो फर्क पड़ता ही नहीं है। तो बच्चों इस केस में क्या कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी चाहिए आपको, जितनी जरूरत है उतनी ले सकते हो, बाकी लेके भेज दो। मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है काइनेटिक एनर्जी लेके आया 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे पता है हाइड्रोजन में एक्साइटेशन के लिए, फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए मुझे चाहिए एनर्जी 10.2, फर्स्ट से सेकंड जाने 10.2 की जरूरत है और 10.5 लेके आया। तो आप कुछ मत करिए, इस इलेक्ट्रॉन से 10.2 एनर्जी ले लीजिए और एक्साइटेशन करा दीजिए। बची कितनी 0.3 इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो जो भी एक्साइटेशन होना होगा 1 से 2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के साथ आप कोई भी दिमाग नहीं लगाए, कोई मोमेंटम मत दिमाग लगाइए, जितनी एनर्जी ला रहा है, जितनी आपको जरूरत उतनी ले लो, बाकी इलेक्ट्रॉन को भेज दो अपने आप में। तो ये बड़ा इजी केस होता है इलेक्ट्रॉन वाला। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जो आपका जो पार्टिकल टकराने के लिए आ रहा है उसका मास भी एटम से कंपेरेबल, जैसे आपका आया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में चीजें बहुत सारी चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखिए अगर आपका एक न्यूट्रॉन आया है और मान लीजिए वो हाइड्रोजन कोलिजन करता है हाइड्रोजन से ग्राउंड, तो पहले अपन ने क्या करा, मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। मान लीजिए v स्पीड से आ रहा है, हाइड्रोजन रेस्ट पे है इनिशियली, तो अपन सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। और पहली चीज याद रखिए, कोलिजन वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक्साइटेशन फॉर कोलिजन, उसमें याद रखना सबसे पहली चीज अपन मान के चलते हैं कि परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन होगा या नहीं होगा। मान लेंगे कि लेट्स एज्यूम कोलिजन इज परफेक्टली इनलास्टिक, मतलब E0 है। और E0 मतलब क्या होता है आपको पता है, पार्टिकल साथ में चलते हैं, चिपक के चल जाते हैं, ऐसा फील होता है। तो मोमेंटम कंजर्व कराया, इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया mv0, और दोनों साथ में m और m मास के साथ में चलेंगे 2mv है, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई दोनों की v0/2। तो बच्चों क्या हुआ, इसकी फाइनल वेलोसिटी v0/2 थी, हो गई है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v0। तो अपन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी में जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना होगा। जैसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ टोटल मास m + m 2m और फाइनल वेलोसिटी v0/2, तो ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखेंगे बच्चों, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी हाफ mv0², ये न्यूट्रॉन ले रहा था, उसकी आधी है। तो फाइनल एनर्जी बच्चों k/2 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k थी, तो लॉस कितना हुआ, फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल विच इज k - k/2, तो लॉस आ जाता है आपका k/2। अब बच्चों ये लॉस ही है जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, मान लीजिए आपकी जो काइनेटिक एनर्जी इस न्यूट्रॉन की थी, देखिएगा आपका जो काइनेटिक एनर्जी पूरी इस बार वो नहीं ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन के केस में ले सकते हैं, इस केस में पूरी नहीं ले पाएंगे। इस केस में क्या होगा, आप इनलास्टिक कोलिजन मारेंगे परफेक्टली, फिर जो एनर्जी लॉस हुआ मैक्सिमम, उसका कुछ आपको जरूरत है तो ले लीजिए, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। कैसे, देखिए मैक्सिमम लॉस k/2 हुआ। अब पहले केस में बच्चों कितनी एनर्जी लेके आया है, ये 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम एनर्जी है, तो इसका लॉस कितना पॉसिबल है 14 में से मैक्सिमम जो अलाउड लॉस है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आपको रियलाइज होना चाहिए सर, पहली चीज जो लॉस होती है वो एटलीस्ट कितना चाहिए मुझे, अगर हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ही भेजना है तो एटलीस्ट 10.2 की एनर्जी लगती है, और यहाँ अपने को अवेलेबिलिटी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो अपन बोलेंगे इस एनर्जी लॉस का कोई सेंस ही नहीं, हमको चाहिए नहीं एनर्जी, हमको नहीं दोगे तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा इसका, दोगे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो अपन बोलेंगे ऐसे कोलिजन का फायदा ही नहीं है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस हो। तो अपन बोलेंगे ऐसे इलेक्शन जो भी लॉस हो रहा है वो कराओ, वो बात कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही, इस लॉस का कोई यूज ही नहीं ना अपने। तो अपन बोलेंगे इसका लॉस ही मत कराओ। तो यहाँ पे जो कोलिजन का नेचर होता है वो इलास्टिक होता है, कहीं अपन ने कोई लॉस लिया ही नहीं, अपने को उस लॉस का कोई फायदा नहीं हो रहा था। अगला
नेक्स्ट एनर्जी है 20.4। अगर 20.4 एनर्जी के साथ आया इलेक्ट्रॉन तो मुझे पता है इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम 10.2, और मुझे देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में 10.2 तो वो एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन 1 से 2 जाता है। तो अपने को जितना लॉस हुआ है सारे की सारी की जरूरत है, और ये लॉस कब होता है जब आपने परफेक्टली इलास्टिक माना था, तो इस केस में आपका इल्यूजन परफेक्टली इलास्टिक होगा। अगला 22 का लॉस आधा हो सकता है, 22 का आधा हो जाएगा आपका लॉस जो है 22 का आधा हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर देख लेते हैं 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख के अच्छा लगना चाहिए क्या, कहीं ये एनर्जी 10.2 से ज्यादा है जो मुझे 1 से 2 ले जाने के लिए काफी है। आपको लगना चाहिए सर 11 है और 10.2 की जरूरत है तो डिस्क्रीट नहीं, डिस्क्रीट की जरूरत भी नहीं है अपने को यहाँ पर। क्यों जरूरत नहीं है, कहीं 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए अपने को, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। आपने माना परफेक्ट इलास्टिक, और परफेक्ट इलास्टिक में सबसे ज्यादा लॉस होता है। मान लीजिए मुझे 11 नहीं, मुझे 10.2 चाहिए, तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम मत कराओ, मैक्सिमम से थोड़ी कम लॉस करा दो। और आपको पता है कोलिजन मैक्सिमम जो लॉस होता है परफेक्ट इलास्टिक में, उससे कम लॉस इलास्टिक में, इन इलास्टिक में। तो अपन बोलेंगे इस केस में जो सी वाला केस है इसमें हो जाएगा आपका इन इलास्टिक, परफेक्टली नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इस तरह से आप जो भी केस टू केस है वो चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें लास्ट एक्सरे। अब एक्सरे में क्या होता है, बड़ा ही सिंपल चीज है। एक्सरे आपको पता है क्या यूज है उसका, एक तो हमें एक्सरे कराते हैं बड़ी इंपॉर्टेंटली, और एक्सरे जो है बहुत ज्यादा एनर्जी वाली रेज होती है, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी अपनी बॉडी को पेनिट्रेट कर सकती है, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है इनमें। तो पहली प्रॉपर्टी अगर कोई पूछे तो बोलेंगे इसका हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट है, वेवलेंथ बहुत कम है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपन लिख सकते हैं। अब देखिए मेन चीज एक्सरे का प्रोडक्शन आता है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सरे का प्रोडक्शन अगर ध्यान से देखें तो कैसे होगा देखिएगा। एक्सरे में क्या होता है बच्चों, ये टारगेट मेटल होता है, टारगेट मेटल, इंपॉर्टेंट मेटल भी यूज करा है, मतलब ये मेटल ही है एक्चुअल में। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपने एक एक्सलेटिंग वोल्टेज लगाया है V, और यहाँ पे फिलामेंट है। फिलामेंट कुछ भी काम नहीं होता है, फिलामेंट का काम है वो गर्म होता है, गर्म होकर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इस एटम से टकराएंगे यहाँ पर मेटल से, और क्या होता है एक्सरेज बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक्सरे जो है बाहर निकलती है मेटल से टकराने के बाद, एक्सरे मतलब फोटोन्स ही हैं। तो क्या हुआ, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन आए, मेटल पे टकराए, बाहर निकले, तो देखा गया कि एक्सरे बाहर आ रही है। तब एक्सरे भी दो टाइप की होती है। पहली होती है कंटिन्यूस एक्सरे। कंटिन्यूस एक्सरे क्यों बोला जाता है, कहेंगे जो आप रफ आइडिया है इसका कि जो न्यूक्लियस होता है उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकला फिलामेंट से, वी वोल्टेज से एक्सेलरेट हुआ और जाके टकराता है इससे, तो आपको पता है कि क्या होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, इसको कैथोड रे इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, तो ये आएगा और न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्शन की वजह से अपना पाथ चेंज करता है, और जैसे इसने पाथ चेंज करा मतलब एक्सेलरेट हुआ, और एक्सेलरेशन में ये ईएम वेव्स रिलीज करता है, और वो ईएम वेव्स एक्सरे रीजन में लाई करती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या आता है बच्चों, जो एनर्जी रिलीज कर सकता है ये ईएम वेव्स के फॉर्म में, वो कितनी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स जितनी एनर्जी पूरी लूज कर दो। मान लीजिए 50 जूल एनर्जी लेके आया तो मैक्सिमम 50 जूल लूज कर सकता है, कम से कम 0 जूल, बहुत दूर से ही निकल जाए तो लूज ही नहीं होगा। तो बच्चों मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, आपने इसको इतना किलो वोल्ट, मान लीजिए V0 किलो वोल्ट से एक्सलेट कराया, तो इसके पास EV0 एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, और इसमें जो फ्रैक्शन चाहे वो लूज करा सकता है, इसलिए मल्टीपल वेवलेंथ यहाँ पे आती है। तो देख सकते हैं मिनिमम वेवलेंथ यहाँ पे आ रही है लैम्डा मिनिमम, मतलब वो जब सबसे ज्यादा एनर्जी लूज करेगा तो वेवलेंथ सबसे कम। तो ये वो पॉइंट है जिसको कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं, जहां पे अपने इलेक्ट्रॉन ने सारी एनर्जी लूज करके सारी एनर्जी फोटोन के फॉर्म में, एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट कर दी। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी एनर्जी की वेवलेंथ आपको मिल रही है, कहीं कंटिन्यूस बोला गया है। लेकिन जब रियल लाइफ में प्लॉट करा गया एक्चुअल में ग्राफ, तो ऐसा नहीं आ रहा। लोगों ने देखा यहाँ पे शार्प पीक्स बनते हैं, ये जो शार्प पीक्स हैं इनको बोला गया ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को रिप्रेजेंट। कैरेक्टरिस्टिक मतलब किसी की एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसका मतलब ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्यों है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में ये होता है कि जो आपका न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, अपना कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन आया और वो इसी इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन टकरा के इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नॉकआउट कर दे। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मौका मिल जाता है, वो अंदर आ जाते हैं, वो वैकेंसी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो उस केस में जो डी एक्साइटेशन हुआ उसमें जो रेज निकलती हैं फोटॉन्स के फॉर्म में, इसको एक्सरे बोला गया, और ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है आपकी। उस केस में बच्चों ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है मॉडुलस लॉ से ये आती है
और मोजलेस लॉ को फाइनली अपन इस फॉर्म में लिख देते हैं। आपको पता होना चाहिए बी की वैल्यू होती है 1 सिर्फ और सिर्फ के अल्फा लाइन के लिए। इनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ का बाहर निकला तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएंगे, तो मान लीजिए 2 से 1 आता है तो के अल्फा, 3 से 1 आता है तो के बीटा, जब वैकेंसी आपकी ग्राउंड स्टेट में क्रिएट हुई। लेकिन मान लीजिए वैकेंसी आपकी एल में क्रिएट हुई तो उसको फिल करने के लिए ऊपर से आएंगे, तो पहले वाला से 3 से 2 एल अल्फा, 4 से 2 एल बीटा, इस तरह से नाम दिए जाते हैं इनको, तो नाम याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंटली के अल्फा के लिए याद रखेंगे बी की वैल्यू 1 होती है।